मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों के लिए शेर से भी लड़ जाती है, अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत ही खुश लग रहा था, अच्छा और सुंदर भी था। इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी बहुत ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो पा रही है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरे साथ चिंतित थी। मेरी बेटी मुझसे बोली, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा माँ? मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। लेकिन इस शादी से सभी रिश्तेदार बहुत ही उत्साह के साथ आए थे, इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी से पत्नी ज्यादा बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। खुश तो होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था। ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। बाहर समारोह चल रहा था, नाच गाना चल रहा था। लोग आपस में मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, चाय पी रहे थे, गुलछल उड़ा रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी शादी हुई है, तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो? मानती हूँ कि ब्याह पिछली बार बिगड़ गया था, लेकिन अब तो नहीं बिगड़ेगा। बोली, वो थकी जाएगी बेचारी। जेठानी ने कहा, आजकल कोई भी नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी का बहुत शौक होता है। अब उसको अपने कमरे में भेज दो। रात के 12 बज गए हैं। सुबह उठकर तैयार भी होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों ले रही हो। सभी रस्में हो चुकी है। हर कोई नाच गाना गाकर थक गया है। सभी मेहमान अब सोने की तैयारी में है। जेठानी सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचे इसे सलाह मशवरा ले लूं। उसने मुझे ये बातें बता दी। उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सब कमरे में से निकलकर थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम पर थोड़ा सब्र करना। सबसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा, अगर बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। तुम सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा पका गई। किस विषय पर मैं बात कर रही थी? उसने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी तो मेरी इज्जत है। इसको इतना समझाने के बाद मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले थे। घर में सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद में भी सोने चलेगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मैं जाकर बार बार देख रही थी कि घड़ी की ओर में काश सुबह जल्दी होती और मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे एक जोर से चीख सुनी, उसके बाद मुझे पता चला कि क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखने की आवाज आ रही थी और यह एक लड़की की चीखने की आवाज थी। वह लड़की कौन है हो सकती है, अच्छी तरह जानती थी मैं। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और वह मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर आई। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास में दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में ही भाग कर जा रही थी। घर से बाहर भाग कर जाना चाहती थी। कुछ महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया? तब उसको संभालने लगी सभी और वह बेहोश हो गई थी। कोई बेहोश होता है तो उसे पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे करने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ही ठंडा पड़ गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया। मैं अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी सब अस्पताल ले गए, क्योंकि फिर से भी तमाशा बन जाता। बेचारी बच्ची होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को बुला लिया गया। उन्होंने भी एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है। सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे, मुझसे सवाल कर रहे थे। मैं हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैं घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने ऐसा क्या किया
उसका फोन भी बंद था। कमरे की हालात बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी ऐसी हरकत भी नहीं थी, कोई चीज टूटी फूटी नहीं थी। अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता, लोगों के सवालों से बचने की शायद मेरा बेटा राहुल घर से भाग गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की चिंता थी। मैं अस्पताल वापस गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। वह हमारे घर नहीं आना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा ही डर गई थी। लेकिन उसकी माँ ने समझाया, तुम्हारी सुहाग रात है, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्म, आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई कानून नहीं रोक सकता, कोई समाज में पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना है। बहू का फैसला सुनकर मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे बस देखती रही। राहुल के साथ अपनी पहले ऐसा हो चुका था, बहू के साथ भी वैसा ही हुआ है। मेरी पसंद की लड़की थी, मेरी बेटे की दोस्त थी, उसे मेरा बेटा पसंद करता था। उसको भी खुशी खुशी लेकर आए थे हम घर पर। लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह अमीर पिता की बेटी थी, वह बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे भी उसका घर आना जाना अच्छा लगता था। कुछ दिनों मैंने महसूस किया था कि जैसे वह राहुल को पसंद करने लगी है और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात में चिल्लाते हुए घर से भागी। सबने उसे बहुत समझाया, बेटा अपनी जिंदगी बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, इस लड़के के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं ये सोच रही थी कि राहुल घर आ चुका था, सब अलग अलग विचार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं बोल रहा था, खामोश हो गया। लड़की के माँ बाप भी राहुल को भला बुरा सुनाकर धमका कर चले गए। मेरे अपने बेटे को अपने साथ लेकर अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई, हमारी बेइज्जती हो गई, लेकिन राहुल अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहा था। राहुल के पिताजी पहले ही दुनिया से जा चुके थे, सारी बेइज्जती मुझे ही सहनी पड़ रही थी। लड़की की माँ काबू में नहीं आ रही थी, चिल्ला चिल्ला कर भला बुरा भूले जा रही थी। मैंने आज खुद को बहुत अकेला महसूस किया। मैं राहुल के पिता होते तो शायद जल्दी हमें हिम्मत न हारती, लोगों के दामों का सुन लेती, पर अब क्या। राहुल बड़ा था, सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। राहुल को लेकर तरह तरह की बातें बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पागल है, सब लोग उल्टी सीधी कहानियां बना रहे थे, लेकिन समस्या तो ये थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहाग रात को मेरी बहू ने मेरे बेटे के कमरे में चीखती हुई भाग जाती। उस लड़की से भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, शायद उस लड़की को कुछ पता हो, तो मैंने उससे सच जानने के लिए उसको माँ बाप को फोन लगाया। वह हमसे रिश्ता खत्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया। मैंने पूछा, कैसी तबीयत है आपकी बेटे की? मेरी आवाज सुनते ही वह भड़क गई और बोली, मेरी बेटी अब ठीक नहीं है, खबरदार जो आगे से तुमने फोन किया है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है? मेरे बेटे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी है? उसकी पत्नी सुहाग रात की पहली रात में भाग जाती है। मेरा बेटा बचपन से कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से कोई हिम्मत, कोई सी हरकत नहीं थी जो अननॉर्मल होती। राहुल मेरी पहली संतान थी, हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने पर भी वह नहीं बिगड़ा, बहुत सुंदर भी था। कमेंट जरूर करता है और कहता है कि मेरी खूबसूरती, स्मार्टनेस में आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहने उड़ने का भी बहुत शौक है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना करता था। पढ़ाई भी अच्छी की, नौकरी भी टाइम पे लग गई। अपनी बहन या कॉलेज लेकर जाता, वापस लेकर भी आता। घर में खर्च के लिए पैसा भी वही देता। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे कि मैं कहूँ कि गलत संगत में पड़ गया हो। कोई नशा पता नहीं करता, उसकी ऐसी कोई आदत नहीं थी। उसका दोस्त संदीप जो बाहर विदेश में रहता, उसे कभी कभी फोन पर बात होती। मुझसे कहता, माँ रिया की शादी इससे कर दो, लड़का कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल है। लेकिन 2 बार हुआ, जरा भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्यों करता। अपनी पत्नियों के साथ जो भाग जाती। धीरे धीरे आगे निकलते गए दिन राहुल थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि राहुल की तीसरी शादी करो और इसी लड़की से करो
अब सोच रही थी कि अब जो बहू आए मेरे घर में रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, बेटे की माँ हूँ। और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार के बाद में इस नतीजे पर पहुंची कि अब राहुल की शादी एक शादीशुदा औरत से कर दी जाऊंगी। पहले से शादी हो चुकी होगी, वह विधवा हो जाएगी या तलाकशुदा हो। जल्दी मुझे ऐसी लड़की मिल गई। लड़की वालों को भी शादी जल्दी ही करनी थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा समय न लेते हुए तैयार हो गए। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, ठीक ठाक थी, दुबली पतली, सामान्य नक्श वाली लड़की थी। मैं लड़की वालों को बताया मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, मेरी बेटी की पत्नी इसको छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए तैयार हो गए। मैंने राहुल को लड़की की फोटो दिखाई, उसने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे डांटने पर वह मान गया। राहुल को कहा कि तेरी हरकतों से चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक माँ हूँ, सोचती हूँ कब तक मैं बेटी रहूंगी, कब तक तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर राहुल चुप हो गया और शादी के लिए रजामंदी दे दी। वह उठकर अपने कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं राहुल के दिल में कोई बात जरूर थी, और जो वह मुझसे नजर चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं इस सब को जानकर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़कियों को अपने भरोसे में लूंगी और यह बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नियां डर कर भाग गई। उसे प्यार से समझा दूंगी, उन्हें भरोसा दिलाऊंगी। अगर कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो मुझे बताएंगी, समस्या का मैं समाधान करूंगी। फिर मैंने राहुल की शादी रेखा के नाम की एक प्यारी सी लड़की से करी। मेरी बेटी ने मना भी किया था, मम्मी रहने दे भाई को, भाई की हालत ठीक नहीं है, छोड़ दो उनको। लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा कैसा भी हो, लेकिन वो तेरा भाई है। बेटा कुछ मामला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया। घर में कुछ ही मेहमान आए थे जो रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि मेरे जानने में कुछ सहेलियां, बाकी उनके परिवार वाले थे। रेखा को मैं राहुल के कमरे में लेकर उसके बेड पर बैठाते हुए कहा, उसके हाथों में अपने हाथों पे लिया, हल्के से दबाते हुए बोली, बेटा तुम बहुत ही जरूरी बात करनी है तुमसे, ध्यान से सुनो। रेखा ने आश्चर्य से मुझसे देखकर बोली, कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है? मैं रेखा को समझाते हुए कहा, बेटा राहुल से शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीब अजीब हरकतें करे, तो हो सकता है तुम्हें डरने की कोशिश करे, डराने की करे, लेकिन तुम छोड़कर मत भाग जाना। लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं होगा, जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना। बस तुम्हें डराने धमकाने या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। रेखा ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी संतुष्ट हो गई मैं और मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में सोफे पर लेट गई। बेटी मेरे कमरे में भेज दिया, जाओ सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मेरी बेटी अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि मम्मी आज जो भी कर रहे हैं ना गलत है। आप ही हर समस्या का सिर्फ शादी ही समझती है। आप किसी भी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करना चाहती। बेटी जा चुकी थी, मैं सोफे पर लेटी मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान यह रात अच्छे से बीत जाए। मन में बहुत डर था और मैं जगी हुई थी। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रेखा चिल्लाते हुए बाहर आई, पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी। जैसे मैंने उसे बाहर गेट से अंदर लिया, उसने समझाया, थोड़ा शांत किया। कुछ बोलने की स्थिति में वह नहीं थी। थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली, आपको अपनी बेटी की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रेखा तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, तो हर हाल में शादी को निभाने की सोचती रही। रेखा ने इस रिश्ते को नहीं निभाया, वह राहुल को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रेखा के घर फोन आया, अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, यह मामला अदालत में निपट सकते हैं। मैं बेहोशी की हालत में फोन उनको पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि राहुल को मजबूरी में कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैंने सोचा वो अमीर घर की बहुत सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां थी, इसलिए छोड़कर चली गई। लेकिन रेखा तो विधवा थी, गरीब थी और बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। लेकिन रेखा ने राहुल को छोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम तो जेवरात दुल्हन को देते, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन वापस घर दे देते, तो दहेज भी नहीं लेते थे। फिर भी आखिर ऐसा क्या था
ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे लड़के अमीर लड़के को छोड़कर लड़कियां भाग जाती। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था, कैसे पता किया जाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं हर वक्त राहुल पर नजर रखने लगी, उसकी एक एक हरकत को भी ध्यान से देखती, लेकिन हाव भाव से कभी ऐसा नहीं लगता था कि वह नॉर्मल हो। वह एकदम नॉर्मल लड़का लगता था। मैंने राहुल के दोस्त जो विदेश में रहता है उससे पूछा। राहुल के इकलौते दोस्त है जिससे राहुल के दिल से सारी बातें शेयर करता है। मुझे राहुल के बारे में कुछ बताओ। उसने बताया कि मुझे राहुल से कुछ भी नहीं बताया है। ये बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को भी कुछ नहीं बताया। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस तरह 6 महीने गुजर गए। मुझे लगा कि मुझे राहुल के लिए कोई नई लड़की देखनी चाहिए और उस लड़की को पहले से ही सब कुछ बता दूंगी। तभी मुझे एक लड़की के बारे में पता चला। वह बहुत ही गरीब थी। उसके माता पिता लड़की के ठीक ठाक ही, ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उसके माता पिता से बात की। उसके 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ी थी। उसके माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके ऊपर भी तो थोड़ा बहुत कर्जा था, तो मैं उनकी मदद कर दी। अब मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होने वाला है। मैंने मंदिर में जाकर किसी भी मेहमान को इस बारे में नहीं बताया, नहीं बुलाया। सिंपल तरीके से राहुल की चौथी शादी कर दी। वर वधू को आशीर्वाद दिलाया। हम घर आ गए। अब मैं घर आने पर लड़की हो चुकी। मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। फिर भी मैंने रजनी से एक विनती की कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे तो तुम घबराना मत, शांत रहना। कुछ भी कमरे में हो मुझे बता देना। अब रात के 11 हो चुके थे। मैंने बताया अनुसार पहले तो रजनी डर गई, लेकिन रजनी मान गई। रजनी सुहाग रात की सेज पर बिठा दिया गया और गेट बंद करके मेरे बिस्तर पर आकर मैं लेट गई। मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी राहुल की बहन चिल्लाते हुए मुझसे बोली, क्यों तुम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती रहती हो? क्या नहीं सोचती हो कि तुम्हारे घर में भी एक लड़की है? अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, बेटा मैं एक माँ हूँ और माँ कभी भी अपने बच्चों को भला बुरा नहीं सोचेगी। अपने बेटे राहुल को ठीक करके ही रहूंगी मैं। तुम परेशान मत हो। इस तरह रात के 12 बज गए थे। मुझे भी नींद आ गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि राहुल के कमरे से चीखने की आवाज नहीं आई। तो मैं खुद राहुल के कमरे की तरफ, दरवाजा अंदर से लॉक था, दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, ताला खोला, अंदर जाकर देखा, मेरी चीख निकल गई। रजनी बेड के नीचे बेहोश पड़ी थी। मैं फटाफट रजनी को उठाया और बाहर लेकर आई। फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि ये डर और दहशत की वजह से बेहोश हो गई है। इसको जल्द से होश में लाया गया। रजनी को 1-1.5 घंटे बाद होश आया। होश में आने के बाद रजनी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, बेटा मुझे बताओ रात को क्या हुआ था? उसने कहा कि आपको अपने बेटे का पहले मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप अपने बेटे का मेडिकल चेकअप करवाया होता तो दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कहा, रजनी बेटा तुम समझदार हो, ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। बेटा समझदार हो, बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। रजनी मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने कहा, मुझे घर छोड़ दो। मैं खुद रजनी को इसके घर छोड़कर आ गई। रजनी ने भी घर वालों को कुछ नहीं बताया, जैसा कि उसने मुझसे वादा किया था। अब मैंने ठान लिया कि मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। मेरे बेटे कमरे में आधी रात को ऐसा क्या होता है कि उसकी 3 पत्नियां सुहाग रात के दिन चीखते हुए घर से भाग जाती है। अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार को लेकर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इतनी डर गई थी कि मैं सोचने लगी कि मुझे भी मर जाना चाहिए। सभी परिवार वाले सुसाइड कर लेते हैं ताकि ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन फिर अचानक एक दिन बैठे बैठे मुझे थोड़ी हिम्मत आई। लगभग हुए 3-4 महीने गुजर चुके थे। सोचा कि अब सच्चाई का पता लगाने की आखिरी कोशिश की जाए। फिर मैं जैसा कि पहले सोच लिया कि मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। रजनी के घर गई। रजनी के मम्मी पापा बैठे थे। उन्होंने मेरी बहुत ही आव भगत की, खाना खिलाया। मुझे लगा रजनी के माता पिता मुझसे नाराज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सो मैंने कहा कि आंटी किसी तरह कुछ नहीं बताया और मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा कि अपनी बहू को लेने आई हूँ। तो मम्मी पापा मान गए, लेकिन रजनी ने कहा कि नहीं आंटी मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना वहाँ, मुझे अपने घर में ही रहने दो। फिर मैं रजनी से बातें करी। कहा, बेटा ऐसा क्या है? मुझे बताने के लिए मना कर दिया। भाई बहनों को मार देगा उसने, ऐसा बोला है। मेरे मम्मी पापा को मार देगा, मुझे भी मार देगा, उसने मुझे ऐसा कहा है। और मैं समझ गई। फिर मैंने कहा, रजनी बेटा आखिरी उम्मीद है, तुम ही मेरी, तुम चलो मेरी उम्मीद हो, तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। कमरे में फिर रजनी को मैं समझा बुझा कर लेके आ गई घर। अब अरविंद को फोन किया। माँ ने कहा, बेटा कहाँ है? बाहर आई हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इस तरह करीब शाम के 5 बजे मैं
घर गई। फिर मैंने रजनी को समझाया उससे क्या करना है। फिर मैंने राहुल को फोन लगाया, वह आया। मौसी की तबीयत खराब है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तेरी बहन अकेली है तो उसका ध्यान रखना, ये कहकर मैं बाहर निकल गई। फिर हमने प्लान के तहत रजनी 10 बजे सज धज के राहुल के कमरे में गई। फिर मैं भी चुप से राहुल के कमरे में जाकर चली गई। करीब 12:30 बजे होंगे कि राहुल आया। गेट खोलने का सामान रखकर खाना खाने के बाद राहुल अपने कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ उसने बेड पर किसी को बैठा देखा और वह सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम से चीखने की आवाज आने लगी। उठी और बाथरूम की तरफ गई। मैं देखती हूँ कि ये औरतों की चीखने आवाज बाथरूम से आ रही है और राहुल का चेहरा एकदम बदल चुका था। उसने लड़कियों जैसे कपड़े पहन लिए। उसका चेहरा बड़ा डरावना सा लग रहा था। एक बार तो मैं भी बेहोश होने वाली थी, लेकिन अपने आप को संभाला। रजनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, कांप रही थी। मैंने देखा कि राहुल एकदम चुड़ैल के रूप में आ चुका था और वह चिल्ला रहा था और कहा कि तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, सब घर वालों को भी मार दूंगा। मैंने कहा ये कैसी बातें कर रहा है राहुल, बेटा तुम तो राहुल हो। जाके धक्का दिया, गिर गई। कौन राहुल? मैं सावित्री हूँ। मैं कोई राहुल नहीं हूँ। मैं एकदम डर गई। मुझे लगाया कौन चुड़ैल मेरे बेटे के शरीर में आ गई है। मैंने फटाफट रजनी के हाथ से पकड़ा। रजनी को गेट के बाहर आकर गेट के बाहर से ताला लगा दिया। रजनी बहुत कांप रही थी। रजनी को मैंने समझाकर कमरे में सुला दिया। सुबह जब रजनी की नींद खुली तो वह अपनी जिद की मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसको उसके घर छोड़ने चली गई। उसको घर छोड़कर आते ही मैंने डॉक्टर को फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रात को ये हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि आप डरो मत, ये कोई भूत नहीं है न चुड़ैल है, इसके दिमाग की हालत सही नहीं है, इसका कुछ कारण है, इसको कोई सदमे आते हैं। आप देखो इसके कमरे की तलाशी लो। डॉक्टर ने राहुल के कमरे की तलाश लेने को कहा। कुछ किताबें मुझे मिली। किताबों देखा तो उपन्यास थे। उनमें एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है और सुहागरात के दिन उसका पति उसको घर से निकाल देता है, जिससे वह डर जाती है और वह किसी को भी सुहागरात के दिन जैसे कपड़े में देखती है उस पर हमला करती है और हावी हो जाती है। राहुल जो कि उपन्यास लगातार पढ़ रहा था, उसके दिमाग में वही सावित्री छुप गई थी। अब मुझे सावित्री को उसके दिमाग से निकालना था डॉक्टर के अनुसार। फिर डॉक्टर ने राहुल का वापस चेकअप किया और सब कुछ दवाइयाँ दी। धीरे धीरे राहुल अब ठीक होने लग गया था। मैंने रजनी को फोन करके बताया कि राहुल का इलाज चल रहा है और अब वह नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल होने लग गया है। बहुत आग्रह करने पर रजनी मान गई और वह घर आ गई। अब तो रोज राहुल रजनी के आगे पीछे घूमता। रजनी भी इधर उधर नहीं दिखती तो राहुल की आंखें उसे तलाशने लगती है। रजनी के लिए राहुल के मन में प्यार जागने लगा। मैंने कहा रजनी बेटा अब तुम्हें वापस राहुल के पास सुहागरात में जाना चाहिए। और रजनी बहुत ही डर गई थी, लेकिन उसकी मेरी बात मानी। रजनी को अच्छे से सजाया धजाया सुहाग बेड पर बिठाया। राहुल ऑफिस से आया, इधर देख रहा था। मैं समझ गया था कि वह क्या ढूंढ रहा है और कहा कि माँ रजनी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने कहा बेटा तुम कमरे में जाओ, अभी वह जाएगी। राहुल खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। फिर मैं भी राहुल के कमरे में जाकर खड़ी होती हूँ। राहुल कमरा अंदर से लॉक कर लिया। मैं सब सुनना चाहती थी कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने कान कमरे के अंदर लगा दिए बिल्कुल, और मैं क्या सुनती हूँ कि अंदर से प्यार करने की सुसुराहट सी आ रही होती है। दोनों खुश हैं। वहां से आकर मैं अपने बेड पर लेट गई। भगवान सब कुछ सही हो गया है और गहरी नींद आ गई। सुबह 6:30 बजे होंगे कि किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। एकदम मैं चौंक कर उठ गई। मैं दौड़ कर गई तो मैं देखती हूँ कि रजनी किचन में है। मैंने कहा बेटा तुम